नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब तक का जो डिस्कशन है वो आप देख चुके होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है यूकैरियोटिक सेल। देखिए कि सेलुलर बायोलॉजी के अंदर टू टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जान चुके हैं और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कौन सी सेल की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो हम कौन सी सेल पढ़ने जा रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल है। आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है वो कौन कौन सी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। जब आप आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो मोनेरा है उस मोनेरा को कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रखा गया है, या कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा ग्रुप के अंदर रखी गई है। और बाकी जो 4 किंगडम्स होते हैं उन 4 किंगडम के अंदर क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल्स आती है। तो इसमें इनको इंक्लूड किया गया है यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स या प्रोटिस्ट। और कौन आता है, एनिमल सेल, और कौन सी आती है, प्लांट सेल, और कौन सा ग्रुप आता है, फंजाई। ये टोटल 4 ग्रुप जो हैं, ये 4 ग्रुप किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था उसी टाइम पर आपको ये भी बताया था, या लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था तो उस टाइम पर ये बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के बीच में जो प्राइमरी डिफरेंस होता है वो क्या होता है। इसी को लेकर अगर हम बात करें, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं या यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें एक चीज़ है वो कॉमन आती है। प्रो का मतलब होता है पहले और यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, जिस भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल जिस भी सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कोई भी एरियाज नहीं होता है या सेल ऑर्गेनल भी नहीं होते। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है या न्यूक्लियस है वो भी मेम्ब्रेन लेस होता है, लेस डेवलप होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होगा, मोर डेवलप होगा और क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। तो इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? और क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? किसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक जो सेल है वो किस किस के अंदर आती है, प्रोटिस्टा के अंदर आती है। जो यूनिसेलर सभी यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा के अंदर रखी गई है। एनिमल सेल है, प्लांट सेल है और फंजाई सेल। ये 4 जो ग्रुप होते हैं या 4 जो किंगडम्स होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो सेल होती है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरा
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में कौन होगा, जेनेटिक मटेरियल, और वो क्या होता है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। हम आगे अगर बात करते हैं तो मेनली जो आप यूकैरियोटिक सेल जो पढ़ते हैं वो आप या तो प्लांट सेल्स होती हैं हमारे सराउंडिंग में नॉर्मली तौर पे जो स्टडी करते हैं, या क्या होती है, एनिमल सेल होती है। अगर हम कंपेयर करें एनिमल और प्लांट सेल के अंदर तो सभी सेल ऑर्गेनल्स दोनों के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, पर कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल किसमें मिलते हैं, एनिमल सेल में मिलते हैं, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं या सेलुलर ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो केवल और केवल किसमें मिलेगी, प्लांट के अंदर मिलेगी। तो कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं प्रेजेंट ओनली किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, और प्रेजेंट ओनली किसमें, प्लांट सेल। अगर आप एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल किसमें प्रेजेंट होता है, ओनली एंड ओनली एनिमल सेल के अंदर होता है। जब आप एनिमल सेल का जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के अंदर जो सेंट्रियोल होता है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रियोल जाएगा और सेल को क्या करवाता है, डिवाइड करवाता है। प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर सबसे जो प्राइमरी डिफरेंस होता है वो किसका होता है, सेल वॉल का होता है। सेल वॉल प्लांट में मिलती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट है। दूसरा, प्लांट जो सेल होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वैक्यूल, तो वैक्यूल भी सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो केवल और केवल एनिमल सेल के अंदर मिलेगा वो सेंट्रियोल है, और केवल किस में मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर मिलेगा वो सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और कौन हो गए, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब हम आगे जो बात करते हैं तो आगे हम ये देखते हैं कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं वो ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह क्या होता है, रिजेम्बलेंस होता है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो करैक्टरिस्टिक्स रखती है वो यूकैरियोटिक सेल के कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और इसको जो बताया गया है या इसको जो एक्सप्लेन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहती है कि सम यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स evolve from free living prokaryotes। क्लियर। या प्रोकैरियोटिक सेल। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो ये थ्योरी होती है जिसके अंदर बताया गया है कि यूकैरियोटिक जो सेल ऑर्गेनल है वो किसके जैसे प्रॉपर्टी को शो करते हैं, प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी के जैसे शो करते हैं। तो ये बिलीव करके चलते हैं
कि ये सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स किससे अराइज हुए हैं? फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल से। तो सम यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स इवॉल्व फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल। तो सम जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इस सेल में सबसे आउटर बार कौन होगा? सेल वॉल है। फिर कौन होगी? सेल मेम्ब्रेन है। और हमारे पास अगर हम बात करें तो ये कौन है? यूकैरियोटिक सेल है। और जो ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर दो सेल ऑर्गेनल्स ऐसे पाए जाते हैं, जैसे ये हमारे पास कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हमारे पास कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है? कौन सा सेल ऑर्गेनल है? क्लोरोप्लास्ट। ये सेल ऑर्गेनल्स, या हम बात करें कि ये दोनों सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और कौन है? क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों का जो ओरिजिन जो माना जाता है वो ओरिजिन किसको माना जाता है? फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल। फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि इवॉल्व हुए हैं, या हम क्या मानते हैं? इनका ओरिजिन मानते हैं। किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व। और या क्या मानते हैं? इनका ओरिजिन मानते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनके पास ये दोनों जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इन दोनों सेल्स ऑर्गेनल के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो प्रोकैरियोट से क्या करती है? रिजेंबल करती है। क्लियर? तो अब हम ये देखेंगे इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो प्रोकैरियोट्स के इनको समकक्ष रखती है, उनके पैरेलल होती हैं। तो हम प्रॉपर्टी को देखते हैं कि जो ये है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं। तो अगले अगर हम स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट behave like प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर ये हम कह सकते हैं कि किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव करते हैं। अब ये दोनों हैं, किसको शो करते हैं? तो पहले देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं? दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, या बाइलेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन की नहीं भी बोलते हैं तो सीधा हम क्या कह सकते हैं कि बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर भी कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं? दो लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये कौन सी हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये कौन सी हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों सेल के अंदर, ऑर्गेनल्स के अंदर कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं? दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट तो क्या है कि ये जो दोनों हैं वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल वो भी क्या है?
बाइलेयर स्ट्रक्चर्स होती है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये आता है कि इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और 70s राइबोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का है। यूकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि इन दोनों सेल ऑर्गेनल के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो कौन सा है? 70s राइबोसोम। अगला है वो, अगर हम इनकी बात करते हैं कि इसके पास कौन जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुद का प्रेजेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल इनका खुद का प्रेजेंट है इनके पास, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इनके पास प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उस प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर डीएनए इनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इसके साथ जब सेल डिवाइड करती है तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बाइनरी फिशन से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया भी क्या करता है? बाइनरी फिशन को शो करता है। तो इनके अंदर कौन मिलता है? बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे डबल मेम्ब्रेन का होना, 70s राइबोसोम का होना, सर्कुलर डीएनए का होना, बाइनरी फिशन को शो करना, तो ये माना जाता है कि जो ये दोनों सेल ऑर्गेनल हैं वो किससे इवॉल्व हुए हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं। और इसी बेसिस पर इन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किसके अंदर जाके रहना शुरू कर देती है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाके क्या होती है? ये रहना शुरू करती है। तो इसको क्या कहते हैं हम? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल है किसके अंदर है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। अब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर गई है, तो सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर दोनों जो पार्टनर हैं उनको क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए। तो ये जो सेल ऑर्गेनल है बने यहाँ पर आकर, तो ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, और इससे जो एनर्जी है वो 20 टाइम्स मोर रिलीज होती है। अगर ये साइटोप्लाज्म में नॉर्मली जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है? टूटता है, तो 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है तो वहाँ पर 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो लगभग 20 टाइम्स एनर्जी क्या होती है? मोर रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेल इनको क्या करती है? इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या कर देती है? प्रोवाइड कर देती है। तो ये बेनिफिशियल पॉइंट किसके लिए है? यूकैरियोटिक सेल के लिए है। और ये जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसको क्या होगा? ऑस्मोलेटिव जो मेंटेन करना है वो नहीं करना है। इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में कोई भी स्टिमुलस या चेंज आता है उनको शो नहीं करना है। तो बेनिफिट किसको है? प्रोकैरियोटिक सेल को भी है, और साथ में बेनिफिट किसको है? यूकैरियोटिक सेल को भी है। इसी वजह से ये बाहर नहीं है एसोसिएशन। ये एसोसिएशन कैसा है? अंदर का है। तो इसी को क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में यही है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को, या अपनी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको प्रोकैरियोट्स के साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं। तो इन दोनों सेल जो ऑर्गेनल्स हैं इनके जेनेटिक मटेरियल लगा लो, सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होता है, तो सर्कुलर जो करेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल का है, इसी के साथ 70s है।
डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, और इसी के साथ हम क्या कहेंगे, इनमें जो डिविजन्स होता है वो कैसा होता है, बाइनरी फिशन होता है। इसी के साथ हम क्या कहते हैं कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो सेल ऑर्गेनल ऐसे पाए जाते हैं जो किससे इवॉल्व हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से। इसी बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो जो ये दोनों सेल्स जो ऑर्गन हैं, ये दोनों जो सेल ऑर्गेनल हैं, इनकी अगर हम बात करें, इन दोनों सेल ऑर्गेनल की अगर बात करें तो देखिए इनके पास राइबोसोम है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, और राइबोसोम जेनेटिक मटेरियल होने के बाद ये दोनों क्या करते हैं, अपने लिए खुद की प्रोटीन बना सकते हैं और बनाते ही हैं। पर सभी जो डेवलपमेंट के लिए जो टोटल एनर्जी या हम कह सकते हैं प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो टोटल प्रोटीन फॉर्म नहीं कर पा सकते। कुछ जो जीन होती हैं वो न्यूक्लियस पे निर्भर करती हैं, बाकी इनके पास जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम है तो खुद के लिए क्या कर लेते हैं, प्रोटीन को बना लेते हैं। तो इसी बेसिस पर इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स को क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्लियर? इसी बेसिस पर हम क्या कहते हैं कि ये दोनों जो सेल ऑर्गेनल हैं ये कैसे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब जब आप कंप्लीट सेल पढ़ते हैं तो ये सारी बातें आप कहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पढ़ने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी पढ़ने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको बार बार याद रखने पड़ते हैं। राइबोसोम पढ़ेंगे तब भी आपको याद रखना पड़ेगा, जेनेटिक मटेरियल की बात होती है तब भी आपको याद रखना पड़ता है। तो क्यों ना हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू हमने इसी को यही पॉइंट पे कवर कर लिया है। एक पॉइंट याद करना है कि ये दोनों किससे इवॉल्व हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हमें आते हैं, तो ये एडिशनल फॉर्म में हमें याद रखना नहीं पड़ेगा। एक जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का कनेक्टिंग लिंक है वो क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जो सेल है उस सेल का क्या करेंगे, एक एक जो पार्ट होता है, जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल। तो ये जो सभी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको हम वन बाय वन कर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनल आता है वो कौन सा आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है। कौन सा आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोल दो, या इसी को हम क्या कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं, या हम इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या बायो मेम्ब्रेन है, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है कि ये कोई भी एक सेल है, इस सेल की आउटर बाउंड्री जो होती है वो कौन सी होगी, ये न्यूक्लियस होगा, तो सबसे बाहरी जो बाउंड्री होगी यही क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर ये प्लांट सेल होगी या फंजाई होगी तो इसके बाहर क्या आ जाएगी, सेल वॉल आ जाएगी। बाकी साइटोप्लाज्म को जो एक कवर करके रखती है या साइटोप्लाज्म के लिए जो बाउंड्री प्रोवाइड करती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये देखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो डिटेल स्टडी है या डिटेल स्ट्रक्चर्स जो है उसकी स्टडी कब हो पाई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिटेल स्टडी है डिटेल स्ट्रक्चर्ड was
स्टडी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, जो हम कह सकते हैं कि डिटेल स्ट्रक्चर वाज स्टडी आफ्टर ओनली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद हम इसकी क्या कर पाए हैं? डिटेल स्ट्रक्चरल स्टडी जो है वो कर पाए हैं। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेकर हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे ह्यूमन की क्या है? आरबीसी। और ये आरबीसी है तो इसके अंदर हमने ये देखा है कि जो सेल होती है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो कंपोनेंट मेनली प्रेजेंट होते हैं। एक तो कौन प्रेजेंट होता है? लिपिड प्रेजेंट होता है, और दूसरा कौन सी प्रेजेंट होती है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के जो आरबीसी है इसमें 40% तो लिपिड प्रेजेंट होता है, और जो 52% कौन होते हैं? प्रोटीन प्रेजेंट होती है। किसमें? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। किसकी? आरबीसी की। वहीं अगर हम नर्व सेल की बात करते हैं तो नर्व सेल के अंदर जो लिपिड होता है वो होगा 80% होता है, और जो प्रोटीन होता है वो कितना होगा? 20% होता है। तो हम इस बात से ये कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, या प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। इनका कंपोजिशन सेल टू सेल क्या करता है? वेरी करता है। तो ये देखा है कि जो आरबीसी है उसके अंदर अलग कंपोजिशन है, और नर्व सेल्स होती है उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? अलग होता है। इसी के साथ अगर हम कहते हैं कि कंपोजिशन क्या है? सिमिलर कंपोजिशन है, और सिमिलर कंपोजिशन होने के बाद इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, या परसेंटेज अमाउंट है वो क्या करता है? वेरी करता है। बाकी किससे मिलकर बनी होगी? ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? इट इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। इट इज यूनिवर्सल किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। तो यह हम कह सकते हैं कि इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स जो सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल की, वो सिमिलर है, सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी है? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि सभी जो सेल्स होती हैं उन सभी सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन की एक सिंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं कि सिमिलर कंपोजिशन या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखने को मिलता है। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, दोनों में ही जो सेल मेम्ब्रेन है उन दोनों के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है वो क्या होगी? सेम होगी, कॉमन होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी बार पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर विच सेल ऑर्गेनल इज कॉमन। तो एक सेल ऑर्गेनल कौन सा है? मेम्ब्रेन। और दूसरा कौन सा आता है? राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम का टाइप अलग है पर ऑर्गेनल्स तो होता ही है, क्योंकि मेम्ब्रेन लेस है
और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो एक तो मेम्ब्रेन है और दूसरा कौन है, राइबोसोम। जब हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल है, इन दोनों के अंदर जो मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स है वो दोनों के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है या सिमिलर होती है। किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, तो हम किसको छोड़ के बात करते हैं, एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया है, इस आर्कीबैक्टीरिया को छोड़ दें तो बाकी सभी के अंदर क्या होगी, जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी क्या होगी, कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया है वो हार्श हैबिटेट में रहता है। हार्श हैबिटेट का मतलब है कि एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर आर्कीबैक्टीरिया है वो पाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होगी, ब्रांच चेन फॉस्फोलिपिड चेन प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स होती है वो चेंज हो जाती है। और वो एक्सट्रीम कंडीशन है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ तक के जो टेम्परेचर उसको टॉलरेट करने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। तो इन्हीं के लेकर जो एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, आर्कीबैक्टीरिया है। बाकी सभी के अंदर जो है वो कौन सी सिमिलर टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो इस वजह से इसी को क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसी है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। अब ये सेल मेम्ब्रेन की जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स है, तो इसी के साथ फिर हम आगे पढ़ते हैं, तो इसको डिस्कस किया गया होगा, तो इसके ऊपर अलग अलग थ्योरी आई होगी, अलग अलग थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर रही होगी, या इसको कोई मॉडल दिया गया होगा, उस मॉडल के थ्रू इसको क्या किया गया होगा, एक्सप्लेन किया गया होगा। तो हम आगे हम पढ़ते हैं, जो सेल है उस सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन के हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखिए, इनिशियल लेवल पर यह माना जाता था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है। और आज जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो मोजाइक और डायनामिक फॉर्म में होती है। यानी कि जो मेम्ब्रेन के हैं उस मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल ये माने जाते थे पहले जो हैं वो क्या होते हैं, रुके हुए हैं, और आज जो हम कहते हैं वो क्या होंगे, मोबाइल फॉर्म में होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की हम जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, और जो स्ट्रक्चर में सबसे जो पहले आता है वो कौन कौन से जो मॉड्यूल है या सॉरी मॉडल है जो इसके रेफरेंस में दिए गए हैं, तो सबसे पहले आया था मॉडल लैमिनर मॉडल। लैमिनर मॉडल, और इसी को क्या कहा गया था, सैंडविच मॉडल। यानी कि पहले ये विश्वास था, अर्लियर जो स्टडी थी उसके अंदर ये माना गया था कि जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या है, एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है, रुकी हुई है, स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये माना गया कि पहले जो मॉडल दिया गया था उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिनर मॉडल बोलते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल बोलते हैं। जो इनिशियल लेवल पर जो मॉडल दिए गए थे उनको हम लैमिनर मॉडल और क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल बोलते हैं। इसी के ब्याप पर जब हम बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट का नाम आता है, और उन्होंने क्या किया, इस मॉडल को प्रपोज किया था। तो इसमें से जो पहला मॉडल है वो मॉडल आता है कौन सा, डेनिनल। और एंड
डेवसन मॉडल। ये कब दिया गया था? 1935 के अंदर दिया गया था। एक दूसरा जो इसी में लेमिनर मॉडल का दूसरा है, वो मॉडल का किसने दिया था? रॉबर्टसन मॉडल। ये दिया गया था 1959 के अंदर। इन दोनों मॉडल में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, एक स्मॉलर सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल वे में, हम देखते हैं। तो डेफिनेशन ज़्यादा इसकी लिखने की ज़रूरत है नहीं, नोट करने की, सिर्फ समझने की है। तो फर्स्ट जो लेमिनर मॉडल है, सैंडविच मॉडल है, उसका डेनियल और डेवसन के थ्रू जो मॉडल दिया गया था वो क्या बताता है, और रॉबर्टसन है, इसने कौन सा मॉडल दिया गया, ये इस मॉडल के थ्रू किसकी हम बात करते हैं उसकी देख लेते हैं। आगे देखिए कि हम क्या होगा कि जो फॉस्फोलिपिड है, वो फॉस्फोलिपिड क्या होती है? बाइलेयर होती। ऐसे क्या होगा? फॉस्फोलिपिड है वो क्या होती है? अरेंज होती। ये फॉस्फोलिपिड क्या है? बाइलेयर होती है। और इन्होंने ये बताया कि ये जो लिपिड है, इस लिपिड के बाहर, या हम साथ के साथ रॉबर्टसन मॉडल का भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्या बताया था? तो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो सेंट्रल लेयर होती है वो किसकी होती है? लिपिड की होती है। और फिर हम बात करते हैं आगे। तो इसमें देखना कि इन्होंने क्या बनाया कि ये जो मॉडल किसका है? डेनियल्स और डेवसन का जो मॉडल है, इनके अंदर इन्होंने कहा कि जो आउटर जो प्रोटीन होती है वो ग्लोबुलर की फॉर्म में होती है, और इसके बाहर क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो इन्होंने इसी को क्या कहा? हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। और ये ग्लोबुलर फॉर्म में होती है, तो टाइप ऑफ प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है? अल्फा प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कौन सी होती है? अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल। और रॉबर्टसन जो मॉडल है, वो रॉबर्टसन मॉडल क्या कहता है कि जो बाहर प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो एक शीट की फॉर्म में होती है। तो इन्होंने इसको कौन सा दिया? बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो डेनियल और डेवसन जो मॉडल है उनका, और रॉबर्टसन जो मॉडल है, ये इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आता है वो यही है कि इन्होंने क्या माना था कि ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सा है? अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। और इन्होंने क्या माना कि ये कौन सा होता है? बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। यही इसका एक मेजर डिफरेंस था। और इनके अलावा जो दूसरा बताया किसने? रॉबर्टसन मॉडल ने। रॉबर्टसन मॉडल ने यह बताया कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सभी की जो सेल ऑर्गेनल है, या सेल मेम्ब्रेन है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सभी जो सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जितनी भी प्रेजेंट होती है वो एक जैसी होती हैं। तो इसी को बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। और यही क्या होता है? ट्राई लैमिनर मॉडल। ट्राई लैमिनर मॉडल। ट्राई लैमिनर मॉडल कैसे है? ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, और फिर नीचे कौन आ गया? प्रोटीन है। तो इसी को क्या कहते हैं? ट्राई लैमिनर मॉडल बोलते हैं।
इसी को क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। और यही जो है वो कौन सा, सैंडविच मॉडल है या लेमिनर। सेल के लिए जो मॉडल दिया गया है उस मॉडल में सबसे पहले जो मॉडल आता है वो कौन सा आता है, लेमिनर या सैंडविच मॉडल आता है। लेमिनर सैंडविच मॉडल दो साइंटिस्ट हैं, या कह सकते हैं कि दो मॉडल अलग अलग दिए गए थे। एक तो डैनियल और डेविसन जो मॉडल है ये दिया गया था, दूसरा रॉबर्टसन मॉडल दिया गया था। और इन दोनों मॉडल में ये बताया गया था कि लिपिड के बाहर क्या होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और रॉबर्टसन के बिहाफ पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर बीटा प्लेटेड शीट प्रेजेंट होती है, बीटा शीट प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का मतलब क्या होगा कि कोई भी जैसे हम ये मानते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई एक सेल ऑर्गेनल है, ये हमारे पास क्या है, पूरी कोई एक सेल है। इस सेल के अंदर ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस मान लेते हैं, या न्यूक्लियर क्या है, मेम्ब्रेन है। एक हमारे पास क्या है, जैसे ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया को दिखा दिया है, हम इसको रिप्रेजेंट करके मान लेते हैं कि ऑर्गेनल क्या है, मेम्ब्रेन है। ये जो सभी मेम्ब्रेन होती हैं, कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं, ये सभी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन होता है वो क्या होगा, सिमिलर होता है। और ये किसने बताया है, रॉबर्टसन ने। और ये रॉबर्टसन ने इसी के बिहाफ पर इसी को क्या कहा है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन हो, सभी की स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी वजह से इसी को क्या कहा गया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसी को क्या कहा गया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्लियर। यानी कि जो सबसे फर्स्ट जो मॉडल आया, ट्राइलेमिनर मॉडल है, सैंडविच मॉडल है, इसमें और कई बार हम ये इस नाम से भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। तो यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब यही होता है कि सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या ऑर्गेनल मेम्ब्रेन हो, सभी जो मेम्ब्रेन है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। आगे जो नया मॉडल आता है उसको हम बोलते हैं मोज़ाइक मॉडल। कौन सा आता है, मोज़ाइक मॉडल। ये जो मोज़ाइक मॉडल है, ये मॉडल कौन सा है, इस मॉडल में सबसे पहले आप पढ़ते हैं कौन सा, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है, दो साइंटिस्ट का नाम आता है, स्नीगर एंड निकोलसन। इन्होंने कौन सा मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया 1972 के अंदर। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर या क्वासी फ्लूइड मॉडल बोल सकते हैं इसको। किसकी, क्वासी फ्लूइड नेचर किसकी होती है, मेम्ब्रेन की होती है, जिसके बेसिस पर जो मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, फ्लूइडिटी। क्वासी फ्लूइड नेचर जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी।
अब ये फ्लूइडिटी जो होती है, इस फ्लूइडिटी के बेसिस पर हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन अब क्या नहीं है, स्टेबल फॉर्म में नहीं है, वाइब्रेटिंग फॉर्म में या मोटाइल फॉर्म में होती है। और वाइब्रेटिंग या मोटाइल फॉर्म में जो होती है, तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी स्नीगर एंड निकोलसन है कि जो मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। और इसका जो नेचर है वो कैसा है, क्वासी फ्लूइड नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर है। और ये मॉडल जो है, इस मॉडल के बेसिस पर क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है वो डज नॉट हैव क्या नहीं है, कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है और जो लिपिड है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी वाइज क्या होता है, अलग अलग होता है। डज नॉट हैव इक्वली of lipid and protein। क्लियर? यानी कि जो लिपिड और प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। या मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जो इसका अमाउंट है वो इक्वली अरेंज नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि देखिए कि हमारे पास क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं या सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे टनल की फॉर्म में भी क्या होते हैं, ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ सरफेस के ऊपर भी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये कौन है, लिपिड है, और ये कौन है, प्रोटीन है, और ये भी कौन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ये सरफेस के ऊपर बाइंड है और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन सा है, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में। तो यहां देखिए कि जो इसका अमाउंट है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जिसका अरेंजमेंट है वो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं होता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है इसकी जो नेचर आती है वो फ्लूइड नेचर आती है या फ्लूइडिटी आती है इसके अंदर। किसके अंदर फ्लूइडिटी आती है, मेम्ब्रेन के अंदर। और इस फ्लूइडिटी जो स्ट्रक्चर है या जो नेचर आती है, इस नेचर के बेसिस पर जो सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। इसमें क्या होगा, ये हेल्पफुल होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सीक्रेशन के अंदर, ये हेल्पफुल होती है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं तो किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर ये नेचर क्या होती है, यूजफुल होती है। या हम कह सकते हैं कि जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, एंडोसाइटोसिस के लिए क्या होगी, ये नेचर यूजफुल होती है। मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड और प्रोटीन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होने की वजह से जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड नेचर आती है। और इस फ्लूइड नेचर के बेसिस पर सेल है वो इजीली ग्रो कर पाती है, सीक्रेशन कर पाती है, एंडोसाइटोसिस कर पाती है, यानी फूड का इंटेक कर पाती है। इसी के साथ ही ये सेल डिवीजन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। इंट्रासेलुलर जो जंक्शंस फॉर्मेशंस होते हैं उनमें क्या होती है, यूजफुल होती है। कौन, फ्लूइड नेचर। और फ्लूइड नेचर जब इतनी यूजफुल होती है तो
आज के टाइम तक हम सबसे कहते हैं कि ये जो मॉडल है कौन सा फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ये क्या होगा कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, मोस्ट स्टेबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। तो ये कौन सा मॉडल होगा, हम इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कौन सा कि मोस्ट स्टेबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है ये। और इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं। और इसी का ही नाम क्या होगा, आइसबर्ग मॉडल। इसी को हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग मॉडल। तो जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, उस फ्लूइड मोजाइक मॉडल में जो लिपिड और प्रोटीन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके बेसिस पर मेम्ब्रेन के अंदर जो नेचर आती है वो फ्लूइड नेचर आती है। और फ्लूइड नेचर आने की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और इस फ्लूइडिटी बढ़ने के कारण सेल इजीली ग्रो कर पाती है, सेल है वो सीक्रेट कर पाती है, एंडोसाइटोसिस कर पाती है, इंट्रासेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं, सेल के लिए इजी हो जाते हैं। तब ये आज के टाइम का मोस्ट स्टेबल और एक्सेप्टेड मॉडल कहलाता है। अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को लेकर या सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट जो मॉडल है, उन मॉडल के आने के बाद अब हम सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन पढ़ते हैं। और कंपोजिशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि सेल के अंदर मेनली 3 टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो कौन आता है, लिपिड आता है। कौन आएगा, लिपिड आएगा। और लिपिड में अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा होगा, हम बाई लेयर की फॉर्म में होगा, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो बाई लेयर की फॉर्म में है। और कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की फॉर्म में क्या होता है, ये लिपिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है। ऐसे जो हम ये स्ट्रक्चर देखते हुए आ रहे हैं, तो ये कौन सी है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। क्लियर। जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होगा, फॉस्फोलिपिड होगा। उस फॉस्फोलिपिड की क्या होती है, बाई लेयर प्रेजेंट होती है। यानी कि एक लेयर तो ये प्रेजेंट होती है और एक लेयर क्या होगी, ये प्रेजेंट होती है। और ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो होगा, कौन सा, ये फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कैसा है, एम्फीपैथिक नेचर का है। ये जो फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, एम्फीपैथिक नेचर का है। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास हम एक मॉलिक्यूल है, इसको हम बनाकर देख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, आउटर है। ये कौन सा है, आउटसाइड में है, बाहर की तरफ है। और ये कौन सा होगा, इनर साइड होता है। ये पार्ट है वो पार्ट कौन सा होगा, हेड पार्ट होगा। ये पार्ट जो होता है वो कौन सा होगा, टेल पार्ट होगा। अब ये हेड जो पार्ट है वो बाहर की तरफ होता है, एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ होता है। तो ये कौन सा होगा, वाटर की तरफ होगा, तो पोलर होता है। ये क्या करता है, हाइड्रो
हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हेड पार्ट है वो कौन सा है, पोलर है, और ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जो टेल प्रेजेंट होती हैं, ये टेल क्या होंगी, नॉन पोलर होती हैं। और दूसरा क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक होंगी। ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, वाटर से दूर भागती हैं, और ये वाटर की तरफ जाएगा तो बाहर का इन्वायरमेंट ये हो जाएगा, आउटर इन्वायरमेंट है, और सेल का इनर इन्वायरमेंट क्या हो गया, ये हो गया। तो ये एक जो लेयर होती है आउटर और इनर इन्वायरमेंट के बीच में, जो टेल पार्ट होता है वो वाटर का रिपेलेंट होता है। तो ये एक्वस इन्वायरमेंट को से प्रोटेक्ट करने के लिए, या दोनों इन्वायरमेंट आउटर और इनर है उसके बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, और वो लेयर होती है वही कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जब हम बात करते हैं तो दो इस पे क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन टेल होती हैं। तो एक कौन सी होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये कौन सी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ क्या होता है, बैंड प्रेजेंट होता है, और इसी को क्या कहते हैं, किंक के नाम से भी जानते हैं। क्रिंक जो स्ट्रक्चर्स या जो बेंडिंग जो पार्ट होता है किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है इसकी वजह से क्या आती है, फ्लूइडिटी आती है। इसी की वजह से क्या आती है, फ्लूइडिटी आती है। क्लियर। यानी कि जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो बाइलेयर की फॉर्म में होता है। इसी को जो मेन मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। लेयर के अंदर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का जो आउटर पार्ट होता है वो हेड पार्ट होता है, पोलर होता है, और क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। दूसरा क्या होगा, जो टेल होती है नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक टेल होती है। इस टेल में इनर साइड होगा, हेड पार्ट क्या होता है, आउटर साइड होगा। ये टेल एक सैचुरेटेड होता है, एक दूसरा पार्ट कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड होता है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने का कार्य करता है। या फ्लूइड जो नेचर होती है वो किसकी वजह से बनी हुई होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से। अब ये अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है इसकी जो फ्लूइडिटी है वो मेंटेन कैसे होती है, तो ये देखिए कि हम मानते हैं कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये टेल पार्ट है, ये हमारा कौन सा है, दूसरा मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, इसकी टेल पार्ट होगी। ये एक और मॉलिक्यूल है, इसकी ये टेल पार्ट ये है, और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल इधर है। और ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसकी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल इधर प्रेजेंट होती है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये कौन सा पार्ट है, हेड पार्ट हो गया, और ये पार्ट भी कौन सा है, हेड पार्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, इधर हेड पार्ट, और बाकी क्या हो गया, टेल पार्ट हो गया। अब जो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली फॉर्म में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मोजाइक नेचर है। तो मोजाइक नेचर है, उसकी वजह से इनमें क्या होगा, मोटिलिटी आती है, और ये क्या होंगे, मूव करते रहते हैं। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड नेचर क्या होती है, बनी रहती है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन की। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, ऐसे घूमता रहता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। और मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस पे अगर ऐसे घूमेगा तो ये क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, फ्लूइड या फ्लूइड नेचर को क्या करेगा, प्रमोट करता है। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐसे जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐसे जाएगा। ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, आगे पीछे जाते रहते हैं। ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल।
मोशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मूवमेंट बोल सकते हैं। ये जो है ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं, लैटरल मूवमेंट बोलते हैं। या हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल नीचे आ जाए और नीचे वाला कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब दो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होता है, तो ये कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। इसी के साथ क्या होगी, लिपिड के साथ साथ मेम्ब्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये जो मूवमेंट है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों में देखने को मिलती है। तो जो भी मूवमेंट है वो बोथ कौन सी, लिपिड प्लस प्रोटीन, इसके अंदर दोनों के अंदर जो देखने को मिलती है वो कौन सी मूवमेंट होती है, फर्स्ट रोटेशनल, रोटेशनल प्लस कौन सी होगी, लैटरल। मूवमेंट यानी कि दोनों के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिलती है वो कौन सी, लिपिड के अंदर भी देखने को मिलेगी और प्रोटीन के अंदर भी, यानी कि लिपिड और प्रोटीन दोनों के अंदर रोटेशनल मूवमेंट होती है, लैटरल मूवमेंट भी होती है। अगर हम सेकंड टाइप का जो मूवमेंट होता है ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये किसके अंदर होगा, ऐसे फ्लिप फ्लॉप जो मूवमेंट होगी वो ओनली किसके अंदर दिखेगी, ओनली लिपिड के अंदर। और ये भी क्या होगा, रेयर फॉर्म में होगा, कभी कभार होगा, रेगुलर नहीं होगा, कभी कभार होगा। बट प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में क्या होगा, ये एब्सेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि रोटेशनल है मूवमेंट है या लेटरल मूवमेंट है वो सिर्फ किस पे देखने को मिलती है, रोटेशनल, या हम कह सकते हैं कि सीधा जो तीनों टाइप की जो मूवमेंट है वो सिर्फ लिपिड में देखने को मिलती है। और प्रोटीन में जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है वो एब्सेंट होती है, उस एब्सेंट की वजह से या क्या होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मूवमेंट आती है जो प्रोटीन में होगी, लिपिड में नहीं होगी, कौन सी मूवमेंट होती है जो दोनों में प्रेजेंट होती है, कौन सी मूवमेंट होती है जो दोनों में प्रेजेंट नहीं होती। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से क्या होते हैं, वेरियस एग्जाम में क्या होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। अब जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो कुछ मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, या फिर हम स्ट्रोल की बात करते हैं सेकंड। थर्ड हम बात करते हैं होपेनॉइड, होपेनॉइड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और हेपेनॉइड किसके अंदर प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को देने का काम करते हैं। कौन कौन है, कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रोल है, और कौन है, होपेनॉइड। क्लियर। और ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशंस जो होगा,
एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो किसका होगा, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर 3 कंपोनेंट मेनली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो हमने लिपिड मॉलिक्यूल है उसके बारे में हम पढ़ लिया है, और सेकंड जो होता है वो कौन होंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कितने परसेंट होते हैं, 1 to 2% होते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिकल बनाता है। कैसे, एसिमेट्रिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट, इसी को क्या कहते हैं, ओलिगोसैचराइड, जो कार्बोहाइड्रेट का ही क्या होता है, टाइप होता है। ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिकल बनाते हैं। ये मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिकल कैसे बनाते हैं, ये क्या होंगे, प्रेजेंट ओनली आउटसाइड, और क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं इनर साइड। इनर साइड से क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, ये जैसे ओलिगोसैचराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट अगर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के किसके साथ जुड़े हुए हैं, लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं, या कार्बोहाइड्रेट किसके साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं। और जब इनके साथ जुड़ते हैं तो इसके नाम बदल जाते हैं। तो जो ग्लाइको वर्ड है वो किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए है। इसमें भी जो ग्लाइको वर्ड आएगा वो किसके लिए आएगा, कार्बोहाइड्रेट का लिए आ गया, और साथ किसके जुड़ गया, लिपिड के साथ जुड़ गया। तो इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइको प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, इनर साइड में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, एसिमेट्रिकल हो जाती है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जो एसिमेट्रिकल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट की वजह से। किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, लिपिड के साथ, तो जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रोटीन के साथ, तो हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या है इसका, तो ये है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। या हम कह सकते हैं कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड एंटीजन क्या काम करता है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सेम स्पीसीज के गैमेट हैं या नहीं, इस आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कोई भी सेल है, वो सेल अपनी बॉडी की है या अपनी बॉडी की नहीं है, या कोई भी दो सेल जो कांटेक्ट करते हैं आपस में, उन सेल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए या अटैचमेंट के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है वो कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, इसको आइडेंटिफिकेशन के तौर पे क्या करता है, यूज़ किया जाता है।
या मार्कर के तौर पे हम क्या कह सकते हैं यूज है। जैसे ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो टाइप ऑफ शुगर जैसे ही बदलेगा तो एंटीजन बदल जाता है। तो सेकंड जो मॉलिक्यूल आता है वो कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। और सेल मेम्ब्रेन का जो थर्ड पार्ट आता है वो कौन आएगा, प्रोटीन आएगा। थर्ड जो आता है वो कौन आएगा, प्रोटीन आएगा। हम प्रोटीन की अगर बात करते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर देखना कि जो प्रोटीन होती हैं वो प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं। तो पहले तो ये है कि जो प्रोटीन है वो कितनी है, आरबीसी की अगर बात करते हैं तो कितना है, 52% पार्ट होता है किसका, प्रोटीन का। और ये प्रोटीन भी होती हैं, ये भी कितनी होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। और किस पे बेस होती हैं, इज ऑफ बेसिस ऑफ इज ऑफ एक्सट्रैक्शन, या हम कह सकते हैं कि रिमूव करने के बेसिस पर क्या होती हैं, ये 2 टाइप की होती हैं। पहला जो प्रोटीन होगा फर्स्ट इसका कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक। और दूसरा जो प्रोटीन होगा वो कौन सा होगा, इंट्रिंसिक। या हम क्या कहते हैं एक्सट्रिंसिक को, पेरिफेरल प्रोटीन। और इसको क्या कहेंगे, इंट्रीगल प्रोटीन। इनका मीनिंग क्या होता है, आप ये देखें कि जो प्रोटीन इजीली क्या हो, रिमूव कर दी जाए, तो वो कौन सी होगी, एक्सटेंसिव होगी, पेरिफेरल होगी। और ये जो प्रोटीन होती हैं ये पार्सली और टोटली क्या होती हैं, ब्रेड होती हैं इन मेम्ब्रेन। यानी कि कंप्लीटली या पार्सली क्या होती है, मेम्ब्रेन के अंदर दसी हुई होती हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है जिसको हम इजीली रिमूव कर पाते हैं, वो कौन सी है, सरफेस वाली होती हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं। हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर देखिए ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। यानी कि ये जो एक एक जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, फॉस्फोलिपिड का है। इस फॉस्फोलिपिड के अंदर ये जो प्रोटीन जो है ये, और दूसरा कौन सा होगा, ये सरफेस प्रोटीन है जैसे, तो ये कौन सा मान लेते हैं, आउटर साइड है। और ये हमारा कौन सा है, सेल के अंदर इनर साइड वाला है। तो ये दोनों जो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होंगी, ये प्रोटीन कौन सी होंगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगी। और ये जो पार्सली और टोटली एम्बेडेड होती हैं, दसी हुई होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर। तो इन जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन को रिमूव करना क्या होता है, आसान होता है। और जो पेरिफेरल होती हैं वो दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, आउटर सरफेस पे भी और इनर सरफेस पे भी। ये सरफेस प्रोटीन होती है, इसको इजी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। इंट्रीगल जो प्रोटीन होती है वो इजीली क्या नहीं होती है, रिमूव नहीं किया जा सकता, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रीगल प्रोटीन बोलते हैं। तो यानी कि हमने ये देखा कि जो सेल है, एक नॉर्मली जो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्या होगा, लिपिड प्रेजेंट है। और आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कितना है, लिपिड 40% पार्ट है। प्लस दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ये कितना होता है, 1 to 2% पार्ट होता है। और थर्ड हमने पढ़ा है वो क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन कितना है, 52% पार्ट है। अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड कैसा है, बाइलेयर की फॉर्म में होता है। तो ये दोनों जो लेयर होती हैं ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है।
कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% होता है, सेल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेल रिकॉग्निशन के लिए है। और बाकी ये क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन जो होंगी वो दोनों टाइप की होंगी, इंट्रीगल प्रोटीन होंगी और कौन सी होंगी, पेरीफेरल प्रोटीन होंगी। इसको हम टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो मॉलिक्यूल को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। अब ये जो पार्ट जो पढ़ेंगे वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा उसके हम क्या करते हैं, 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मॉलिक्यूल है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होगा, यानी कि ये सेल है, इस सेल के अंदर मॉलिक्यूल का जो आना जाना है वो कैसे लगा रहेगा, या मॉलिक्यूल बाहर से अंदर कैसे जाएगा, या अंदर से मॉलिक्यूल बाहर कैसे आएगा सेल के अंदर। क्लियर? तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, और वो दोनों टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो प्राइमरी, हम इसकी नेचर की बात करते हैं, किसकी जो नेचर है, किसकी, सेल की नेचर, मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर होती है उस नेचर की हम बात करते हैं। तो हम दोनों टाइप की नेचर देखते हैं। पहला सेलेक्टिवली परमेबल, परमिएबल। क्लियर? और दूसरी हम पढ़ते हैं सेमी परमेबल। एक हम मेम्ब्रेन की जो नेचर होती है वो कौन सी पढ़ते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल, और दूसरी कौन सी पढ़ते हैं हम, सेमी परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल किसके लिए होगी, सॉल्यूट के लिए होती है, और सेमी परमेबल है वो किसके लिए होगी, सॉल्वेंट नेचर होती है। यानी कि पानी का जब, यानी कि दूसरा बोल सकते हैं मेनली क्या होगा, वाटर के लिए कैसे बिहेव करेगी ये, सेमी परमेबल। और सेलेक्टिवली परमेबल का जो होगा वो कैसे होगा, जैसे सॉल्यूट के लिए क्या होगा, सिलेक्शन होता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के बेसिस पर सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट की अलाउ करती है। और यहाँ पर हम सेलेक्टिवली परमेबल की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट के साथ साथ किसको पास कर रही है, कुछ सेलेक्टेड सॉल्वेंट पार्टिकल को भी क्या करती है, सॉल्यूट पार्टिकल को भी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो मॉलिक्यूल है, मान लो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन इधर मान लो क्या है, ज़्यादा है, और अंदर की तरफ क्या है, कम है, तो मॉलिक्यूल बाहर से क्या जाएगा, अंदर जाएगा। इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, इधर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगा। इधर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन है, और इधर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर क्या होता है, मूवमेंट होगा, या कंसंट्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, टाइप पढ़ते हैं। और टाइप में सबसे फर्स्ट आता है वो कौन सा आता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट आता है। किसके अक्रॉस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो ये जो होगा, ये देखिए कि क्या होगा, ऐसे हम देखते हैं कोई मॉलिक्यूल यहाँ है और यहाँ का मतलब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन के ऊपर है, और यहाँ कंसंट्रेशन कैसी है, लो कंसंट्रेशन है। मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट क्या होगा, विदाउट एनर्जी लॉस, या हम कह सकते हैं कि विदाउट एनर्जी। इसकी डिपेंडेंसी है वो एनर्जी पे, शो नहीं है। हायर कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल है वो अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो जैसे पहला अगर हम बात करें तो सिंपल
डिफ्यूजन की बात करते हैं, एक हम वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। एक वर्ड हम यूज करते हैं ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है। इनके अंदर क्या होगा, एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है। जैसे अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, जिसका क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। प्रोटीन की सहायता से अगर किया जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है, तो इसमें क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। और एक जो मूवमेंट होगा वो किसको लेकर होगा, वाटर को लेकर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप का रहता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का स्पेशल केस वाटर के लिए है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि विदाउट एनर्जी कंजप्शन के जो वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल का है, वाटर मॉलिक्यूल का है। और सिंपली क्या होगा, जो गैसियस डिफ्यूजन होता है, उस गैसियस डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है कंसंट्रेशन के बेसिस पर। नेक्स्ट जो आता है, या हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, या हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, CO2 है, N2 है, वाटर है, ग्लिसरॉल है, इथेनॉल है, यूरिया है। तो ये सभी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के क्रॉस इनका सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, इनका एक्सचेंज होता है। अगला जो ट्रांसपोर्ट आता है वो कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो लो कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है। तो इसमें एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल जो नॉर्मली यूज किया जाता है, तो सोडियम पोटासियम पंप, इनमें क्या होती है, एनर्जी के तौर पर ATP क्या होगी, खर्च होती है, रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। तो फर्स्ट हमने पैसिव पढ़ा, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, एक्टिव पढ़ा, और थर्ड क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड कौन सा होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम बल्क ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है एक्सोसाइटोसिस, यानी कि सेल वोमिटिंग। इनका मतलब क्या होगा, रिमूव वेस्ट मटेरियल। यानी कि सेल है, वो सेल क्या करती है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करती है, आउट करती है। ये हमारे पास मान लो कोई सेल है,
इस सेल ने क्या किया कि वेस्ट मटेरियल को क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। दूसरा जो आता है वो आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में क्या करती है, सेल अपटेक करती है। ये क्या करती है, अपटेक करती है या इंजेक्शन होता है। सेल क्या करती है, उसको अपटेक करती है। अपटेक में हो सकता है कि सेल क्या करे, पिनोसाइटोसिस करे, या क्या करे, वो फैगोसाइटोसिस करे। पिनोसाइटोसिस किसके लिए किया जाता है, कोई भी जो लिक्विड होता है, लिक्विड के लिए, और कोई भी सब्सटेंस कैसा हो, सॉलिड हो, उसके लिए क्या किया जाता है, फैगोसाइटोसिस टर्म का यूज किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। और इसका हम क्या कहते हैं, सेल है वो क्या कहेगा, ईटिंग कहलाएगी। यानी कि सेल जो होती है, उस सेल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अपटेक कर रहा है तो फूड का अपटेक होता है। फूड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है। लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस कहेंगे, सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस कहेंगे। अगर सेल वेस्ट मटेरियल को क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ये क्या होगा, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। और नॉर्मली मॉलिक्यूलर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम सिंपल और पैसिव में डिवाइड करते हैं। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल जाता है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक साथ रिमूव होते हैं। जो ये ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। क्लियर। आगे हम देखते हैं एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एसिमेट्री किसकी वजह से होती है, ऑप्शन दे रखा है लिपिड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज। एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगर ये ऑप्शन दे रखे हैं तो अब आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर हम फोर्थ ऑप्शन है इसको रिप्लेस करके हम बोल देते हैं कि यहां पर जो ऑप्शन है वो आ गया नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज आ जाता है तो एसिमेट्री के लिए जिम्मेवार कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब हम आंसर कौन सा देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिकल होती है, तो डिपोजिशन जो होता है, डिस्पोजिशन जो होगा वो सेल के अंदर क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन का वेरी करता है, सेल टू सेल, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि एसिमेट्रिकल है, यानी कि कौन सा वो कंप्लीटली आउटर साइड है, कौन सा वो कंप्लीटली इनर साइड है। तब हम बात कर रहे हैं तो इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन जाएगा, कंप्लीट के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ किसकी तरफ होते हैं, आउटर साइड होते हैं, इनर साइड नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस का है, तो प्रोटीन भी एसिमेट्रिकल होती है, लिपिड भी एसिमेट्रिकल होती है, और कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है एसिमेट्रिकल, तो जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या होगी, एसिमेट्रिकल होती है। तो वन बाई वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट कौन सा होता है, लिपिड की अगर हम बात करते हैं, लिपिड एक लेसिथिन प्रोटीन लिपिड होती है। ये
ये क्या होगी, आउटसाइड में क्या होगी, इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आउटसाइड प्रेजेंट होता है ओनली, और एब्सेंट होता है इनर साइड, क्या होगा, ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन में भी अगर हम बात करते हैं तो कौन सी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो मोर इन इनर साइड, तो इसका जो ज़्यादातर जो अमाउंट होता है वो अमाउंट किसकी तरफ होगा, इनर साइड की तरफ रहेगा। तो इसकी वजह से भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। अब यहाँ पे हमने एसिमेट्रिकल से एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, वो ऑप्शन के बेसिस पे रहता है। अगर ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज जाएगा, ऑल ऑफ दीज नहीं है, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में से आपको एक चूज करना है। तो ओनली जो आउटसाइड प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, तो क्लियर कट एसिमेट्रिक इसकी वजह से आ रही है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से आती है। लास्ट आता है फंक्शन। फंक्शन के क्या होगा, प्रोटेक्ट करती है सेल को, बाउंड्री का निर्माण करती है सेल मेम्ब्रेन, एंडोसाइटोसिस करती है, सीक्रेशन करती है, और इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन करती है। क्लियर, तो ये सारे जो फंक्शन हैं वो किसके हैं, सेल मेम्ब्रेन के हैं, और ये लगभग फंक्शन किसके द्वारा हमने पढ़े थे, ये जो फ्लूइड मोजाइक जो मॉडल है उसके थ्रू हमने क्या किया था, इसको कवर किया था। क्लियर, तो अब हम देखते हैं कि आज का जो हमारा क्लास का डिस्कशन था, उस क्लास के डिस्कशन में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। देखिए, यानी कि जो आज की क्लास है, उस आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है, उसको हम एक रिकैप के तौर पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आज हमने जो क्लास की स्टार्टिंग की थी, तब हमने जो टॉपिक का नाम दिया था वो यूकैरियोटिक सेल दिया था। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बिहाफ पे हमने क्या किया था, यूकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन किया था। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर आरएच विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें 4 किंगडम क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, जिसमें प्रोटिस्ट आता है, मोनेर ये एनिमल, प्लांट और फंजाई आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हमने ये कवर किया था कि जो सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव करते हैं, उनका ओरिजिन है या ये मानते हैं कि वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, वो फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक जो सेल है उससे क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट है। ये दोनों का जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोटिक सेल से माना जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल से ओरिजिन है, तो इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होती हैं, जिसमें डबल मेम्ब्रेन का होना, 70S राइबोसोम का होना, सर्कुलर डीएनए का होना और बाइनरी फिशन का होना। इसी वजह से इन दोनों सेल ऑर्गेनल को हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो आउटर बाउंड्री होती है दोनों के अंदर, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, या हम कह सकते हैं कि जो फंजाई सेल्स होती है, या प्रोकैरियोट्स की अलावा जितनी भी, या हम कह सकते हैं उसको भी अगर हम इंक्लूड कर ले हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आर्किबैक्टीरिया को छोड़कर जो सभी की सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक जैसी होती है, यूनिवर्सल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स होती है। तो इनमें हम देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है
वो जो सेल मेम्ब्रेन में किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स होती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल है, डिफरेंट लेमिनर मॉडल है, ट्राइलेमिनर मॉडल है। इसी में डैनियल और डेवसन मॉडल आता है, रॉबर्टसन मॉडल आता है। तो ये पहले बिलीव किया जाता था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक स्टैटिक नेचर की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्लोबुलर फॉर्म है अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल, और दूसरा रॉबर्टसन क्या कहता है कि वहाँ पर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कैसा है, बीटा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आगे हमने ये देखा कि इसी को रॉबर्टसन मॉडल को हमने क्या कहा था, ट्राइलेमिनर मॉडल के नाम से जानते हैं, और यही क्या होगा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है। आगे देखा कि दोनों जो सेल मेम्ब्रेन है और ऑर्गेनल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सभी जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स है वो एक जैसी होती है। इसके बिहाफ पे हमने क्या कहा था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं इसको। सभी सेल ऑर्गेनल प्लस सेल, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एक जैसी होती है। उसके बाद हमने अगला जो मॉडल पढ़ा था वो मोजाइक मॉडल पढ़ा था। इस मोजाइक मॉडल में हमने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर होगी वो कैसी होगी, क्वासी फ्लूइड नेचर होती है, फ्लूइडिटी होती है, जिसके बिहाफ पे जो सेल है वो सेल क्या करती है, बहुत सारे फंक्शन करती है। नॉर्मली जो मेम्ब्रेन के फंक्शंस होते हैं वो फ्लूइड नेचर की वजह से ही क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो आगे एक एक मॉलिक्यूल को हम कवर करते हैं, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसी के साथ हमने ये कहा था कि इसमें कौन होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो 1 बाई 1 करके हम देखें तो इसमें ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, हेड पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है, हेड नॉन पोलर, ये सारी स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद इस जो फ्लूइडिटी का जो रीजन्स होता है, रीजन के कौन से मूवमेंट होती है, लैटरल रोटेशनल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। तो लैटरल रोटेशनल जो मूवमेंट होगी वो दोनों के अंदर होगी, प्रोटीन के अंदर भी होगी और लिपिड के अंदर भी होती है। और ये जो मूवमेंट होगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है, वो सिर्फ किस में देखने को मिलता है, प्रोटीन के अंदर देखने को नहीं मिलता, ओनली एंड ओनली किस में है, लिपिड के अंदर देखने को मिलता है। आगे हमने देखा था कि जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है वो स्टेबल होगी, लिपिड जो लेयर है उसको स्टेबल कौन करता है, तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एनिमल के अंदर, हार्पिनोइड प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, स्टेरॉइड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्टेरॉइड प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से एसिमेट्रिक आती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ओनली एंड ओनली आउटसाइड प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेल रिकॉग्निशन में है, जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजन डिसाइड करता है। उसके बाद अगला हमने किसका पढ़ा था, प्रोटीन का। तो प्रोटीन भी मेम्ब्रेन में डिपेंड करता है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि आसानी से क्या होती है, रिमूव होती है, तो एक्सटेंसिव प्रोटीन है। और आसानी से रिमूव नहीं होती, टोटली पार्शली इम्बिल्ड होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब फिर आगे देखा कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेम्ब्रेन में कैसे होगा। तो ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन की नेचर सिलेक्टिवली परमेबल है, और कैसी यूज़ की जाती है, सेमी परमेबल के तौर पे यूज़ की जाती है। तो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होगा वो विदाउट एनर्जी होगा, तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस है, ये सिंपल डिफ्यूजन का ही है। एक्टिव में क्या होगा, एनर्जी की ज़रूरत होती है, सोडियम पोटासियम पंप होते हैं, वहीं पर क्या हम कहते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट भी पढ़ते हैं। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में एक्सोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस है, ये अलग अलग टर्म्स हैं वो यूज़ की जाती है। सेल ड्रिंकिंग, सेल वोमिटिंग और सेल ईटिंग, तो ये टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो सेल में एसिमेट्री आती है वो सभी की वजह से होती है, पर ऑप्शन अगर अरेंजमेंट में ऑल ऑफ दीज नहीं है तो हम किसको मान के चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को मान के चलेंगे। तो उसके बाद सबसे लास्ट ऑफ होता है कि सेल जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को शेप देने का काम करती है, सिक्रेशन का काम होता है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। तो बहुत सारे जो फंक्शन हैं या इंट्रासेलुलर जो जंक्शन कनेक्शन बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।